वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोगों के बीच में अभिनव कुमार हैं। जेएस रैंक जेपीएससी में रैंक 4 जेएस उनको मिला है और कैटलिस्ट आईएएस का टॉप रैंक या हम लोगों के मैन ऑफ द मैच वही है ना। तो आज उन लोगों से आपको इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। उनसे आप लोग वो अपनी जर्नी पूरी शेयर करेंगे। आप लोग अपने डाउट उनसे पूछ सकते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन की गई है, किस तरह से की जाती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कैसे निपटना है, इन सब के बारे में विस्तार में आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं हम लोग अभिनव का। अभिनव, आप लोग बात कीजिए अभिनव से, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अभिनव है। मेरा घर दुमका है और इस बार ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जेपीएससी का। उसके बाद 10th मैंने किया है दुमका से ही। ग्रेजुएशन है मेरा रामजस कॉलेज से और पीजी है मेरा हिंदू कॉलेज से। उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर था 2018 से। ये मेरा दूसरा जॉब है तो ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कैटलिस्ट आई से जुड़ा हुआ था शुरू से ही, कोचिंग के टाइम से ही। मॉक वगैरह सारा कुछ यही दिया, टेस्ट वगैरह सारा कुछ यहीं से दिया है। और अब बाकी आप लोग जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं हमसे। जॉब करते करते टाइम निकालते आपको अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, खुद से डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको अपना टाइम देखना, आप कब बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, और आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए। आप सुबह 3 घंटा 4 घंटा तो दे ही सकते हैं। रात का टाइम है आपके पास, अगर आप करना चाहते हैं 6 से 10, 7 से 10, 7 से 11, कुछ भी होता है। ये 7 घंटा 8 घंटा तो आपको कहीं नहीं जा रहा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी, ठीक है। आपको खुद से एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि हाँ हमको ये पढ़ना है, ये हमको निकालना है, वो मेरा मोटिवेशन है। आपको पूरी फोकस रखना है अपना सब्जेक्ट पे। आपको क्या चीज़ की तैयारी करना पड़े तो क्लियर आउट कर लेना है, ठीक है। हमको पहले मेंस के लिए देखना है, हम मेंस से शुरू करें या हम पहले प्री के लिए शुरू करें। अगर आप मेंस से शुरू करते हैं, जैसे बहुत सारा सब्जेक्ट और क्या बोलते हैं सिलेबस तो कोइंसाइड होता ही है। एंशिएंट हिस्ट्री वाला हो गया एक टॉपिक है, मिडिवियल हो गया, क्वेश्चन आता ही है, प्री में भी आएगा मेंस में भी आएगा। तो आपको उसके अनुसार देख के चलना है कि आप किधर से आप कैसे क्या बोलता है उसको आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। और मेरे अनुसार अगर आप प्री करते हैं पहले, तो मेरे अनुसार तो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया नया वाला का ना, आप मेन से शुरू कर सकते हैं। आप मेंस का क्या बोलते हैं पहले आप देख लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना चाहते हैं। जैसे साइंस 5 मॉड्यूल है, उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज भी है। आप टॉपिक का एक पेज बना के रखिए कि इस टॉपिक का अगर हमको डेटा मिलता है या कुछ भी मिलता है हम उस पर लिख के रखेंगे। आपका साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट है मेरे अनुसार, ठीक है। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज पेपर है, ये दोनों में एकदम कमांड चाहिए। साइंस आपको मार्क्स दिलवाएगा अच्छा, और इस बार का मार्क्स तो नहीं पता, लेकिन पिछला बार जैसे सर लोग बोल रहे हैं कि साइंस में बहुत अच्छा मार्किंग होता है। ऑन एन एवरेज अगर 32 नंबर का क्वेश्चन है तो 22, 24, 26 इतना तक आता है, ईजिली आता है अगर अच्छा आंसर लिखा हुआ रहे तो वो आपको 130, 140 में पहुंचा देगा और वो आपका रैंक बना देगा। अब बात रहा ये जो रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको डिसाइड कर रखना आपको क्या चाहिए। तो रीजनल पेपर, साइंस, ये दोनों आप तैयार रख सकते हैं। मेरे अनुसार ये दोनों तैयार रख सकते हैं। और जैसे क्या बोलते हैं सिलेबस में अगर हम जाएं, फिजिक्स का तो छोटा सा टॉपिक है, 5 पेज 6 पेज में आपको पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा गिन के। आपको पढ़ना है, जैसे आप मेंस का शुरू किए, ठीक है। आप जो नोट्स बनाए, जो क्लास में जो आप आ रहे हैं, आप जो नोट्स बना रहे हैं, आप उसको पढ़िए, आप उसको देखिए कि हम कितना छोटा कर सकते हैं। बाद में हमको रिवाइज करना रहे ना तो हम आधा घंटा 1 घंटा में एक टॉपिक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले। अगर हमको लगता है बायो अगर सही से देखा जाए तो 12 पेज में आपका पूरा बायो खत्म हो जाए। जो आपको याद रखना है कि हमको हाँ ये चीज़ एग्ज़ाम में लिख के आना है, एकदम लिख के आना है। जैसे विटामिन्स वाला क्वेश्चन था,
आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप याद नहीं रख सकते B1 B2 B3 इसका नाम क्या है, और क्या बोलते हैं डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ हो रहा है, इतना नहीं याद रख सकते। लेकिन आप एक सिर्फ B1 लिखिए जो नाम है, बस उसका डिजीज़ लिख के रख दीजिए, बस ये आपको रिवीजन करते रहना है। बाकी आप जो मटेरियल उस टाइम आंसर में मेंस में ऐड करना रहेगा तो आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता साइंस और एक रीजनल पेपर, ये दोनों एकदम क्लियर आउट रखिए। बाकी इकोनॉमिक्स तो सर पढ़ा ही देंगे। अविनाश सर हिस्ट्री बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। इंद्रजीत सर आप लोग तो क्लास कर ही रहे थे, पॉलिटी का हो ही रहा है, मज़ा आ ही रहा होगा। सर एकदम डिटेल में पढ़ाते ही हैं। और सबसे बड़ा बात है कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप पंक्चुअल रहिए, डिसिप्लिन रहिए। आप क्लास में आते हैं ना तो आपको पता रहता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो चीज़ रहता है। आप अगर एग्ज़ाम हॉल में भी बैठे रहेंगे ना और क्वेश्चन आपको वैसा मिला, अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो आप खुद से वहाँ पे आर्टिकुलेट करके आंसर बना लीजिएगा। इतना हमको एकदम गारंटीड हम आपको श्योर बोल सकते हैं। और हम भाई लोग के साथ तो रहते ही थे, पूरा क्लास आते थे, हम आते थे, ये आता था, हम लोग 7-8 हमेशा क्लास आए हैं। क्लास नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए क्लास नहीं छोड़ना है, वो आपको एक डिसिप्लिन देगा। बाकी सर तो हमको लगता है कुछ दिन बाद से प्री का स्टार्ट करेंगे ही, अभी तो मेंस ही चल रहा है। आपको सबसे बड़ा बात है कि आपको क्लास आना पड़ेगा। आपको लगेगा ठीक है 2 दिन क्लास जाते हैं 2 दिन छोड़ देते हैं, तो वो जो छूट जाएगा ना वो छूट ही जाएगा, वो पूरी ही छूट जाएगा। अब फिर लास्ट मोमेंट में ये रहेगा कि इसको रिवाइज करना है, उसका नोट्स लेना है, इसको जेरोक्स करवाना है, वो सब का चक्कर में मत पड़िए। क्लास आइए, बैठिए, लिखिए। मेंस है, आपको स्पीड चाहिए, लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि क्या बोलता है यूपीएससी में अगर हम 4000 वर्ड लिख रहे हैं तो अगर यहाँ पे हमको 20 ऑब्जेक्टिव बनाना है, सोचना भी है, 20 ऑब्जेक्टिव में 10 मिनट तो लेगा ही लेगा, 7 मिनट 6 मिनट भी ले सकता है। चलिए ठीक है, अगर आपका स्पीड अच्छा, आपका आंसर आ रहा है। लेकिन बाकी 170 मिनट में आपको 3200-3400 वर्ड तो लिखना है, वो तो एनी डे लिखना है। आपको मैप बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है। आप यहाँ पे क्लास में बैठे रहिएगा, क्लास में आप लिखते रहिएगा, इतना तो आपका आदत बन जाएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आपको आप उसको फिर क्या बोलता है दोबारा फिर देख लीजिएगा तो आपको सब चीज़ याद आने लगेगा कि हम क्लास में सर के साथ उस दिन बैठे थे, ये क्लास उस दिन हुआ था, ये उस दिन हुआ था, आपको सारा चीज़ याद रहेगा। मेरे अनुसार अगर आप लोग क्लास आ रहे हैं तो उसका सही में फ़ायदा उठाइए, पंक्चुअल रहिए, क्लास आइए, छोड़िएगा मत क्लास, हम तो यही बोलेंगे। एटलीस्ट आप लोग सब देख रहे हैं, हम भी जुड़े हुए हैं 1 साल से। आपको जो टॉपिक पसंद है उठाइए, उसको पढ़िए। नहीं है नोट, सर से बैठिए, सर हमको नोट चाहिए, सर तुरंत दे देंगे। इकोनॉमिक्स जब शुरू भी नहीं हुआ था यहाँ पर क्लास, उसके पहले हम इकोनॉमिक्स से सर से नोट्स लेके गए हुए थे, सर इकोनॉमिक्स से नोट दे दीजिए। जो टफ आपको लगता है सब्जेक्ट, जो क्लास यहाँ नहीं हो रहा है, जैसे भी पॉलिटी चल रहा है, आपको इकोनॉमिक्स देखना होगा, हिस्ट्री देखना होगा, और नहीं मन कर रहा है बस एक बार ऐसे ही पलट के देख लीजिए क्या है, क्या सिलेबस में है। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको आंसर कैसे लिखना है, क्या आर्टिकुलेट करना है, सब पता चल जाएगा। जैसे कुछ दिन नोटिफिकेशन आने वाला है, हाँ लगभग 6 से 7 मंथ में एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मतलब बोला जा रहा है। तो इसी टाइम पे मतलब कोई जैसा स्टार्ट कर रहा है सब कुछ, तो इसी टाइम पे मतलब कोई कैसे मैनेज करे कि सब कुछ प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, उसकी तैयारी कैसे। देखिए आप यहाँ पे कोचिंग आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, आप सुबह का एक टाइम या फिर शाम का एक टाइम आप अपना प्रीलिम्स को दे सकते हैं, ठीक है। एक टाइम से आप सुबह का रखिए, या तो मेंस रखिए या तो प्रीलिम्स रखिए, और जो रात वाला टाइम है ये दोनों अल्टरनेट कर लीजिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट उठाइए, साइंस हम तो बोलेंगे साइंस से शुरू कीजिए, देखते रहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमको लगता है ऑब्जेक्टिव में भी है ना, उधर साइंस पीटी में 6 क्वेश्चन है, तो उधर भी आपका कवर होगा। और 10-10-20 क्वेश्चन आपका इसमें भी आएगा, मेंस में भी आएगा साइंस में, ठीक है। 20 क्वेश्चन साइंस ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, एकदम रैंडमनेस आपको वहाँ दिखेगा पेपर में, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका साइंस अगर हो रहा है तो 6 क्वेश्चन उधर हो रहा है। उसके बाद आप या तो मेन से शुरू कीजिए या तो आप झारखंड से शुरू कीजिए, ठीक है। दोपहर का टाइम झारखंड जी 2 घंटा 4 घंटा आप जो दे सकते हैं। आपको CNT SPT जो मतलब टॉपिक बना हुआ है उसका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो 12 क्वेश्चन आएगा CNT SPT का, इससे एकदम छूटना नहीं चाहिए। आपको एकदम टारगेट करके रखना है कि साइंस ये झारखंड वाला जो प्रीलिम्स है उसमें 100 में से 75 क्वेश्चन हमको सही करके आना है, उतना आपको लेके चलना होगा, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस बहुत वास्ट है जो प्रीलिम्स का है, ठीक है।
उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है, उसमें 50, 60, 65 भी अगर स्कोर कर लेते हैं दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेल एंड गुड इनफ। लेकिन आप 75, 70 इधर क्वेश्चन सही करते हैं तो ये आपको मेंस के लिए पहुंचाएगा आगे। आप सुबह अगर आप प्रीलिम्स को देना चाहते हैं तो आप पेपर 1 से, मतलब जो पार्ट 1 है, आप उसको दे सकते हैं। आप यहाँ पॉलिटी का क्लास करने आ ही रहे हैं और 5 से 7 आप 2 घंटा दे ही सकते हैं सुबह सुबह। 7, साढ़े 7 बजे यहाँ से क्लास स्टार्ट होता है, क्लास कीजिए, झारखंड पढ़िए दोपहर में, और शाम में आप अपना मेंस से कोई एक मॉड्यूल उठा लीजिए। टॉपिक वाइज आपको बना के चलना होगा कि हमको इस हफ्ता में क्या पढ़ना है, क्या देखना है और कैसे उसको कंप्लीट करना है। और लास्ट में एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक आपको ये भी है कि 2-4 पेज में उसको हम कैसे समराइज़ करके हम लिख सकते हैं अपने पास। आपको अपना नोट जितना छोटा बना सकते हो वो करना है। मेंस के लिए आपको वो करना है क्योंकि आपको वो याद रहेगा। आप लिखिएगा, एक बार लिखें, अब उसको महीना भर बाद भी देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हम क्या लिख कर रखे थे। वो जो वर्ड मिलेगा ना, आप उससे पूरा आंसर आर्टिकुलेट कर लीजिएगा। जो टॉपिक रहेगा, जो पॉइंट मिलेगा, पूरा आंसर आप आर्टिकुलेट कर लीजिएगा उससे पूरा पूरी। एक बात जो सुनने को मिलता है कि हमें स्टार्टिंग करना चाहिए मेंस से। हाँ। मेंस का सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ाई करते हैं, उसके बाद लास्ट में 1 या 2 महीने प्री को देते हैं। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही होता है, हाँ। तो डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे कि हम मेंस का पढ़ रहे हैं या प्री का? जैसे एंशिएंट इंडिया है, मिडिवियल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। जैसे आपका पेपर 1 प्रीलिम्स से 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप जीएस पेपर 1 देखिएगा जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला है, उसमें आपको दिखेगा वही तीनों है, मॉडर्न, क्या बोलता है, एंशिएंट, मिडाइवल और झारखंड का है। तो ये 3 चीज़ तो आपका टैली कर रहा है, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी कर रहा है। वैसे ही ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन है, मेंस में 10 क्वेश्चन है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्या बोलता है, 10 क्वेश्चन है। पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है ही, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आपका टोटल 4, 2, 6 और 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो यहाँ हो जा रहा है। इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन है। तो आप सिलेबस अगर अच्छे से देखिएगा ना तो आपको वही सब टॉपिक मिलेगा जो क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में और मेंस में। एंशिएंट में 15 क्वेश्चन है। जब आप कोई भी प्लेन टेक्स्ट बुक उठाइएगा, एनसीईआरटी भी उठाइएगा ना, तो आपको दिखेगा कि जो टॉपिक वाइज उसमें दिया है वो यहाँ का सिलेबस में भी है। पूरी टैली कर जाएगा। जैसे इंडस से शुरू होता है और पल्लवास पे ख़त्म होता है। आपको सेलेक्टेड पूरा बुक में नहीं पढ़ना है, बस यही आपको डिस्टिंग्विश करके चलना है कि हमको क्या चीज़ पढ़ रहे हैं जो मेंस का है, जो प्रीलिम्स का है। जैसे प्रीलिम्स के लिए आपको पूरा वो आप जो पढ़ेंगे, जो एक स्टैंडर्ड बुक रेफर करेंगे उसको पूरा पढ़ना है, लेकिन आपको मेंस में टॉपिक का वाइज टिक आउट करके रखना है कि अच्छा ये मेंस से मेरा टैली कर रहा है। जैसे इंडस वैली टैली कर रहा है, आर्यंस टैली कर रहा है। आर्यंस आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा है, ऋग्वेदिक है, लेटर क्या बोलता है, वैदिक एज है। हमको ये बात क्लियर आउट रहना है कि हमको मेंस में क्या पढ़ना है और क्या चीज़। पूरा बुक तो पूरा प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही है, लेकिन मेंस के लिए क्या टॉपिक है उसको हम टिक आउट करके रखेंगे जो हमको बाद में मदद करे मेंस के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको ये चीज़ मेंस में सब जगह मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी यही मिलेगा आपको, और पॉलिटी पबैड में भी आपको यही मिलेगा। पॉलिटी में भी सिलेबस जो है आप देखिएगा वो सेलेक्टेड सिलेबस है, ठीक है। जो आप कुछ भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं तो उसका सेलेक्टेड है। प्रीलिम्स के लिए आपको उसको पूरा पढ़ना है क्योंकि हमको टिक मार के आना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन जो मेंस के लिए रहेगा उसमें आपको टिक आउट करके रखना है कि ये मेरा सिलेबस का पार्ट है जिसको मेंस के लिए कवर अप करना है। अगर मेरे सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। मेरा जैसे था कि हमको साइंस लेकर चलना है, रीजनल लैंग्वेज। आप रीजनल लैंग्वेज 7 से 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर खोटा जैसा आसान से सब्जेक्ट है तो 7 से 10 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, जो सही बात है। आपको उतना कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बुक मिल जाएगा, हर एक फ़ोटो स्टेट वाला दुकान में एक आपको बुक मिल जाएगा, आप उसको ख़रीद लीजिए, उसको खाली पढ़ लीजिए। और उसको भी आप चाहिएगा तो 40 पेज में पूरा आप खोटा का सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। आप उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसी से बाहर क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। सर जैसे मेंस का 5 या 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, हाँ हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है सर, मेरा इकोनॉमिक्स थोड़ा स्लाइटली वीकर है बाकी के कंपैरिजन। सबका रहता है। तो सर ऐसा ज़रूरी है कि कोई एक सेक्शन का हम किसी दूसरे सेक्शन में मेकअप कर पाएँ स्कोर को? अगर इसमें मेरा थोड़ा कम रह जाता है तो जिसमें मेरा स्ट्रेंथ है उसको हम ज़्यादा एग्जीक्यूट करके कुछ अच्छा कर पाएँ, इसका वहाँ पे मेकअप किया जा सके, ऐसा कुछ? आप कहाँ मेकअप कीजिएगा बताइए। आप अगर
आपको अगर अपने अनुसार, अगर आपको अपने अनुसार चाहिए कि हमको डिज़ायर्ड सर्विसेज मिलना चाहिए, हमको पुलिस सर्विसेज मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मिलना चाहिए, तो अगर आपको लग रहा है कि वहाँ जो आप 40 नंबर 20 नंबर आप जो लूज़ आउट करेंगे, आप उसको कहाँ मेकअप कर सकते हैं बताइए, कहाँ मेकअप कर पाइएगा? मतलब सर मेरा ये कहना है कि कितने मार्क्स तक मतलब पॉसिबल है कि मैं कहीं पे एडजस्ट कर पाऊँ? मतलब 30-40 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। 10-20 तक को मेकअप नहीं किया जा सकता है 3 सब्जेक्ट्स में? आपको ये, आपका यही स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि हमको मैक्सिमम हर एक पेपर से उठाना है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि हमको वहाँ इकोनॉमिक्स में नंबर कम आएगा, हम उसको नहीं टाइम देंगे। क्यों नहीं टाइम दीजिएगा इकोनॉमिक्स को, बताइए बताइए। 200 नंबर का पूरा पूरी एकदम प्लेन पेपर है, उसका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टफ नहीं आता है। आपको ऑब्जेक्टिव एनी डे एडवांटेज देगा मेंस में। अगर आप 20 में 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो ये 36 नंबर आपका है, ठीक है, वो एकदम श्योर शॉर्ट नंबर है। बाकी जो आप 4 मेंस में लिखिएगा, 4 आंसर, आप एवरेज आंसर भी लिखते हैं तो आपको 20 21 22 तो मिलेगा, तो ये आपका 80 नंबर हो जाता है। 80 और 36 34 115 नंबर हो जाता है, ठीक है। हम एक तरीका बता रहे हैं कि इतना नंबर हम हर एक पेपर का हम लेके चलेंगे, तो ये 115 हर एक पेपर अगर हम लेके चलते हैं, 450 460 नंबर तो मेरे पास है ना। 70 नंबर 80 नंबर ऑन एन एवरेज अगर हम रीजनल पेपर में लेके चलते हैं 540 हो जाता है। तो ये आपको किसी भी दिन इंटरव्यू कॉल और आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। 50 अगर नंबर हम इंटरव्यू में मानते चलते तो 590 हो जाता है। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर, क्या बोलता है, गेटिंग ए रैंक मेरे अनुसार। अभी तो मार्क्स नहीं आए तो पता नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार इतना मार्क्स सफिशिएंट है। और आप बोल रहे कि अगर हम इकोनॉमिक्स का मार्क्स कहाँ कवर कीजिएगा बताइए? मतलब मेरा ये कहना था सर कि वो मतलब उतना बेटर परफॉर्मेंस अगर मैं उसमें ना कर पाऊँ। हम तो बोल रहे हैं आपको जो सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं, हम सर से बात कीजिए, सर का नोट्स ले जाइए उठा के, उसी को पढ़िए, देखिए क्या है नहीं है। बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है इकोनॉमिक्स। अगर आपको लग रहा है इकोनॉमिक्स का वास्ट सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हमको सब चीज़ पढ़ना है, तब जाके हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सिस्टम। हाँ सर बोलिए। ये क्लास नोट्स के अलावा सेल्फ नोट्स भी बनाना चाहिए क्या सर? और अगर सेल्फ नोट्स बनाना है तो उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना बेहतर रहता है? सब्जेक्ट वाइज बताइए सर। सब्जेक्ट वाइज हम बताते हैं, ठीक है। हम हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे हिस्ट्री में है आपका 4 सेक्शन, ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा। तो 4 क्वेश्चन में आपको देख के चलना है कि हम कोई 3 सेक्शन कंप्लीट करें अच्छे से। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और झारखंड, ठीक है। तो 3 आपको मेंस, आप 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 4 क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अविनाश सर जो पढ़ा रहे थे उस टाइम हम लोग एंशिएंट पढ़े थे, मिडाइवल पढ़े थे और हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़े थे, जो पहला बार में एग्जाम होने वाला था 28 29 30 जनवरी को होने वाला था। तो उस टाइम तो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो आपको देखना है कि आप एंशिएंट में कंफर्टेबल है या मॉडर्न में कंफर्टेबल है। 11 टॉपिक है, ठीक है। एंशिएंट में 11 पेज गिन के 1 2 3 4 11 पेज में आपको पूरा मेंस का आपका खुद का नोट्स बन जाएगा। जो अविनाश सर लिखाएंगे ना वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। उससे क्वेश्चन आना ही है, उसको आपको लिख के आना है, आप वही याद कीजिए ना, वो मोर देन एनफ है। आपको उतना स्टैंडर्ड बुक अभी मेंस के लिए देखने का जरूरत नहीं है, आपको प्रीलिम्स के लिए देखना पड़ेगा, लेकिन मेंस के लिए क्लास नोट्स मोर देन एनफ है मेरे अनुसार। जैसे हम लोग एंशिएंट मिडाइवल 22 टॉपिक है और हिस्ट्री ऑफ झारखंड 6 टॉपिक है। तो आपका 30 पेज में अगर आप जो सर पढ़ाए हैं और आप उसको शॉर्ट कर लेते हैं ना 30-35 पेज में आपका एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट कंप्लीट है। आप जो आप खुद से बनाइएगा, बाकी सर तो लिखाएंगे, वो तो डिटेल्स में लिखाएंगे। अगर आप रीडिंग कर लेते हैं आपको खुद पता चलेगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमको याद रखना है, जो हमको अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको ये लिख के आना है, तो उसको आप लिख के रखिएगा अपने अनुसार। आप वर्ड लिख के रखिएगा ना, आपको सेंटेंस अपने आप याद आने लगेगा। और अविनाश सर जो पढ़ाएंगे मेरे अनुसार एंशिएंट, मिडाइवल और हिस्ट्री ऑफ झारखंड। हिस्ट्री ऑफ झारखंड छोटा सब्जेक्ट है, छोटा सा टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड आपका बैकअप रहेगा, ठीक है। मिडाइवल और एंशिएंट ये इसमें बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक सब नहीं है, 2-4 टॉपिक ही टफ है। जैसे मिडाइवल में जो मुगल साला है वो बड़ा टॉपिक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया,
जागीरदारी, मनसबदारी, रिलीजियस पॉलिसी, इससे सब आप, हमको लगता है 6 से 7 पेज में पूरा ये टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो सर लिखाएंगे 40-50 पेज का लिखाएंगे, ज़्यादा का ही लिखाएंगे, लेकिन आपको उसको समराइज करके रखना है 5-6 पेज में, 7 पेज में। आपको जैसे नाम रहेगा, जैसे टोडर क्या बोलता है, जो आपका ये है जागीरदारी और मनसबदारी में जो टॉपिक है, उसमें आपको नाम सब रहेगा। नाम सब आपको लिख रखना, खलीसा लैंड क्या है, क्या चीज़ क्या है, आपको बस नाम लिख के रखना। आप उस टाइम एग्जाम में सब लिख लीजिएगा। बाकी मेरे अनुसार हिस्ट्री के लिए तो सर का क्लास नोट्स मोर देन एनफ है। ज्योग्राफी के लिए विशाल सर पढ़ाएंगे, तो इसमें भी आपको सेक्शन चूज करके रखना है क्या हमको करना है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी हो जाता है तो इसमें आप, ये सबसे अच्छा टॉपिक इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स फिचिंग यही कराएगा कि आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं, भर के डायग्राम बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप जो आएगा हम सब बना के आएंगे। थोड़ा सा टफ है, मतलब क्योंकि 10-12 टॉपिक है इसमें। इसमें विशाल सर का नोट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद फिजिकल एंड आपको वही सेलेक्ट करना है, फिर फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ के रखना है। जैसे छठा जेपीएससी में नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में आया था कॉटन इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री आया था, वो शिफ्ट क्यों हो रहा है साउथ की तरफ, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, याद नहीं है फिलहाल हमको। इस बार आया है हम लोग का स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का लोकेशन पे क्या क्या फैक्टर है। तो जनरली ये टॉपिक आसान है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आसान टॉपिक है, इससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, ये आपका बैकअप रहेगा इसमें भी, ठीक है। अगर हमको कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम बना के आएंगे। मतलब इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, जैसे क्वेश्चन कुछ अगर टफ पूछा गया है, बाकी जनरली क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी फॉर बैड, गुड गवर्नेंस पढ़ाएंगे इंद्रजीत सर, ठीक है। आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो इन डेप्थ नॉलेज, इन डिटेल्स ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है, इसमें सर का नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। सर पीटी एग्जाम के बाद में सर मैथ्स का एग्जाम के लिए बहुत कम समय मिलता है सर, 2 से 2.5 महीना, तो क्या 2 से 2.5 महीना में आपको झारखंड में 3 से 4 महीना हमेशा मिलेगा, हो ही नहीं सकता है। सर बोल रहे हैं तो सर आपको उस तरह उस समय किस तरह से मतलब अध्ययन करने की जरूरत है सर, और आपने किस तरह से अध्ययन किया 2.5 से 3 महीने? हम बताए तो प्रीलिम्स के बाद हम एक बार इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस वाइज, ठीक है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं आपसे, ठीक है। जैसे ये पूछा है, जैसे नोट सफिशिएंट रहेगा कि नहीं, हम बता दे रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस सर पढ़ा देंगे, इसका नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन, जैसे आप बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स हमको टफ लग रहा है, तो आप इकोनॉमिक्स से क्यों नहीं शुरू करते, इकोनॉमिक्स से शुरू कीजिए। एक मेज का टाइम आप मॉड्यूल उठाइए ना, जैसे नेशनल इनकम जो पहला टॉपिक है, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आपको सब जगह पढ़ना है। आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, प्री में, मेंस में भी बनाना है, ऑब्जेक्टिव मेंस में भी बनाना है, और आंसर भी लिखना है। और इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे बाकी पेपर में ऑप्शन था कि ये क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 4 सेक्शन रहेगा, चारों से आपको आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में है कि 4 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से हमको कोई 2 क्वेश्चन लिखना है, वैसे आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, हर एक 4 जो मॉड्यूल बना है, चारों मॉड्यूल पढ़ना है। आप तो छोड़ तो नहीं सकते एनी डे। और आपको लगेगा कि आप मार्क्स मेकअप भी करेंगे, क्यों मेकअप कर रहे हैं जब इसमें नंबर उठा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं उठा सकते हैं। सर से नोट्स लीजिए, उसको आप खुद एक बार खाली पढ़ के देख लीजिए सिलेबस में है क्या। अगर सही से सिलेबस अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आप एक आंसर लिख के आ जाइएगा। सर एक बात पूछना था, जैसे 40 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, हाँ तो एक डिसेंट सा आंसर, हाँ, कितना वर्ड्स? 800 तो सर 800 वर्ड्स में पॉसिबल है वो विद इन टाइम? इजीली पॉसिबल है। आपको देखिए, जितना नंबर है क्वेश्चन उतना मिनट है, ठीक है। 40 मिनट का क्वेश्चन, 40 मिनट है आपके पास। 4 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है, 160 मिनट यहाँ हो जाता है। आप 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं रख रहे हैं, उसमें आपको 8 मिनट 10 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए लगेगा। वो जो 10 मिनट रहे बचेगा ना, वो आपका लास्ट क्वेश्चन कवर अप कराएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लिखते रह गए, 40 मिनट के बदले हम 45 मिनट ले लिए, तो वो 5 जो 10 मिनट मेरे पास बचा हुआ है वो मेकअप करवाएगा। आप इजीली उतना लिख सकते हैं, एक पेज 5 मिनट 6 मिनट में आप लिख सकते हैं।
पेपर भी बहुत छोटा मिलता है, जो हम लोग इस बार मिला था तो हमको लगता है ये कॉपी जैसा होगा जो उनके पास है, सिंपल प्लेन कॉपी जो रहता है हम लोग का। जैसे पेपर वाइज अगर बात करें तो कितना पेपर चला जाएगा, नियरली 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन? 7 पेज 8 पेज जो आंसर जो कॉपी वहाँ मिलता है उसके अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि सर कॉपी छोटा था, आप मार्जिन भी दीजिएगा, लेफ्ट भी दीजिएगा, राइट भी दीजिएगा, तो अब छोटा सा स्पेस बचेगा, तो 8 पेज आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में मार्जिन देना कंपल्सरी? कोई कंपलसरी नहीं है, वो मेरा स्ट्रेटेजी है ताकि लोगों को दिखे कि हम पेज भी बढ़ा ले रहे हैं और क्या बोलता है छोटा स्पेस में एडजस्ट भी कर ले, मतलब जैसे कि आप लेफ्ट दीजिएगा मार्जिन, राइट दीजिएगा मार्जिन, देखने में सुंदर लगेगा कॉपी। प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, अगर आप स्टेट पीसीएस देख रहे हैं तो प्रेजेंटेशन है, साफ सुथरा लगेगा आंसर। ठीक है, आप मैक्सिमम 5 वर्ड लिख सकते हैं, इससे आपका क्या होगा, आप उधर टोटल जो पेज रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, और हमको क्या बोलता है एक पेज में 100, 150, 125 वर्ड इतना ही लिखना है। अगर आप 6 पेज 7 पेज 8 पेज जितना पहुंच सकते हैं, आपका अपना कैपेसिटी है, तो ये है। और इकोनॉमिक्स के लिए आप सर के पास एक नोट्स है बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोग अगर चाहे तो सर को बोलिएगा कि सर इकोनॉमिक्स ही पढ़ाइए और हमको नोट्स भी दे दीजिए। ठीक है, आप उसमें देखिएगा ना कि बहुत मतलब वास्ट है, वो जो 500-700 पेज का है वो जो सर का नोट्स है, लेकिन आपका 3 टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा उसमें। 1 ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इकोनॉमी ऑफ झारखंड तो सर अलग से पढ़ाएंगे ही, लेकिन वो जो नोट्स है ना वो उतना बढ़िया आपको नोट्स झारखंड का इकोनॉमिक्स के लिए मेंस के लिए नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा मेरे अनुसार। जैसे नेशनल इनकम में है कि उसमें भी आपको मिलेगा कि एक टॉपिक 18 पेज, 20 पेज, 25 पेज का, तो आपको वो देख के रखना है कि जो 18-20 पेज है उसको हम 2-4 पेज में कैसे समराइज करके रख लें एक मॉड्यूल। इकोनॉमिक्स से अगर आप खुद से नोट्स बनाइएगा, जो क्लास करने के बाद बनाइएगा, तो कम से कम 100 पेज का रहेगा, और आप ज़्यादा भी रह सकता है, कम नहीं, ज़्यादा भी रह सकता है, कम नहीं रहेगा, लेकिन जो आप छोटा करके बनाएगा वो भी 100 पेज का रहेगा। अब बाकी आपको जहाँ इकोनॉमिक सर्वे का डेटा मिल रहा है उसको आप क्या बोलता है उस पेज में रखिएगा ना, कुछ ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसको हमको कुछ भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम उसको लिख देंगे, कुछ नया टॉपिक रहा, कुछ नया पॉइंट रहा, उसको लिख देंगे, वो सब आपको लिख के रखना है। वो 100-150 पेज का जो आप इकोनॉमिक्स से खुद का बनाइएगा, तो आप सर का नोट्स देखिएगा जो सर पढ़ाएंगे, जो टोटल बनेगा हमको लगता है वो 500-600 पेज का बनेगा आपका नोट्स जो क्लास में सर पढ़ाएंगे। अब उसको पढ़ना भी है, उसको रिवाइज भी करना है, उसको छोटा एक नोट्स भी बनाना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में भी ये है कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है, मेंस के लिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मतलब रैंडमली कहीं से भी आ जाएगा, वैसा भी नहीं होता है। जैसे सर गेस किए थे, सर बोले थे कि एक क्वेश्चन नेशनल इनकम से रहेगा था, सर से हम आके पर्सनली बात करके सर आपको क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, सर बहुत पहले ही हमको लिख के दिए थे, वो सब क्वेश्चन आया है। तो हमको लगता है जो हम यहाँ 8, 1 9, 1 10 टेस्ट लिखे हैं, तो 10 टेस्ट का आप पेपर देख लीजिएगा ना, सारा आपको एग्ज़ाम में है, सारा का सारा एग्ज़ाम में है। तो आपका जो क्लास नोट्स है, जो आप टेस्ट लिखिएगा, जो आप खुद से नोट्स बनाइएगा, ये मोर देन सफिशिएंट है आपको क्वालिफाई करवाने के लिए। और साइंस का जो सर नोट्स देंगे, जो सर लिखाएंगे, वो तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं हमको लगता है, क्योंकि आप 10 NCERT किताब आप पढ़ नहीं सकते। अगर आपको जैसे लाइफ साइंस है, अब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको NCERT का 11-12 का बुक खोजना पड़ेगा तब मिलेगा। ठीक है, जैसे आप बोल रहे थे कि आपको अलग से नोट्स बनाना है, तो वो पॉसिबल नहीं, टाइम ही नहीं है आपके पास टाइम ही नहीं है। बात तो मान के चलिए कि टाइम ही नहीं है। अगर आप कोचिंग आ रहे हैं तो आपको टाइम को यूटिलाइज करने ही आ रहे हैं, एक डिसिप्लिन बनाने आ रहे हैं कि हम यहाँ पढ़े हैं, उसको खुद से हम फिर पढ़ेंगे, उसे खुद से फिर रिवाइज करेंगे। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप ये मटेरियल या वो मटेरियल आप रेफ़र कर सके। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि 6 महीना 8 महीना में अगर हो जाने वाला है, सब चीज़ बोल रहा है, पूरा हम क्या बोलता है एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे, ज्वाइनिंग करा देंगे 8 महीना 10 महीना जो भी है, तो आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कहीं रेफ़र ही नहीं कर पाइए कुछ भी नोट्स। जो क्लास नोट्स है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपके जो भी रिसोर्सेज रहेगा, अगर हाँ इकोनॉमिक्स में अगर आपको डेटा मिलता है तो आप उसको पेन डाउन कर लीजिए कहीं पे भी, लेकिन बाकी जो यहाँ पढ़ाएंगे सर लोग, ये मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए। हाँ हाँ, अब देखिए हम एक क्लास तो आते थे, ठीक है, हम
उस टाइम 2 क्लास चल रहा था हम लोग का ना, एक सुबह चलता था एक शाम चलता। वो तो बाद में हुआ था ना, वो तो दिसंबर में। क्लास आते थे तो एक सुबह चलता था एक शाम में चलता था। सुबह हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, शाम में पबैट पढ़ते थे। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपका कवर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब दोपहर के टाइम एक किसी और सब्जेक्ट के लिए निकाल लीजिए, जैसे आप खोटा पढ़ लीजिए और एक इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। आपको अपना मैनेजमेंट करना है, एग्जाम निकालना मैनेजमेंट का बात है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट को आप कब टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, ये आपका मैनेजमेंट पे है। आपको एक बढ़िया रूटीन बनाना है, उस रूटीन को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है। एग्जाम निकालना है, डिसिप्लिन का बात है कि नहीं ठीक है चलो 2-4 दिन पढ़ लिए, एक आध दिन 2 दिन घूम घाम के आ जाते हैं, ठीक है आप वो भी कीजिए। लेकिन जिस दिन आप घूमने भी जा रहे हैं तो 2-4 दिन आपको देखना है, 2-4 घंटा देखना है कि हाँ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सर आपकी लाइफ में सक्सेस जो मिला, सक्सेस से पहले का जर्नी जो होता है कि असफलता का दौर कभी चला है क्या? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं रहा है यार। अप्स एंड डाउन्स को कैसे ओवरकम किया जाए? अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसको ओवरकम कैसे करें? अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेगा। अगर आप उससे क्या बोलते हैं डिमोटिवेट हो जाइएगा, अब सर से बात अगर देखिए, कुछ भी अगर रफ फेस चल रहा है लाइफ का तो आप पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जर्नी, अल्टीमेट सक्सेस, अल्टीमेट स्टेबिलिटी आपको आपका नौकरी ही देगा, ठीक है। बहुत तरह का परेशानी होता है लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के अगर बैठ गए, उससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, आपका ही नुकसान है। आप एग्ज़ाम अगर होने वाला है अगर 8 महीना 10 महीना में, तो आपको देखना है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रहा है उसको लेकर के हम कैसे पढ़ सकते हैं। आप लोगों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, आपको कूल रहना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा, कंपोज्ड रहना पड़ेगा, ये मैटर करता है। आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उस चीज़ के लिए, वो भी डिफाइन करेगा आपका पढ़ाई लिखाई। अप्स एंड डाउन्स आते रहेगा, ठीक है, लेकिन वो लाइफ का पार्ट है। लाइफ वो नहीं है, लाइफ के में मतलब पढ़ाई आपका एक पार्ट है, जो आपके घर में चल रहा है वो एक पार्ट है, जो अप्स एंड डाउन्स चल रहा है ये आपका पार्ट है। तो आपको ये सब लेकर चलते रहना है, ज़िंदगी यही है। अगर जैसे अगर हम कल क्या बोलते तैयारी करते हैं, हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, तो अभी हमको फिर वही ट्रेनिंग में जाना है। अगर हम वही ट्रेनिंग करेंगे तो हमको टाइम खुद के लिए निकालना रहेगा, पढ़ना भी रहेगा, ट्रेनिंग भी करना रहेगा, घर में फैमिली में क्या चल रहा है उसको भी देखना रहेगा। तो ये आपको मैनेज करना है। आप कैसे मैनेज करते हैं ये आप पे है। और आप परेशान होने लगिएगा, घबराने लगिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, सारा तीनों चारों बैलेंस जो है वो बर्बाद हो जाएगा। सब चीज़ का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लाइफ का ये पार्ट है। लाइफ वही नहीं है जो अगर अप्स एंड डाउन से चल रहा है, उसको ओवरकम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ आएगा, आते जाते रहेगा, चीज़ें आते जाते ऊपर नीचे होते रहेंगे आपको। ठीक है, फिर क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर, ठीक है।